बात बनते कि मैं आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद कमर खान। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 1,26,000 नए कोरोना केस सामने आए। बढ़ते मामलों को देखते हुए पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कहीं पर नाइट कर्फ्यू तो कहीं पर संपूर्ण लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है। लगभग सभी राज्य सरकारों ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में कुछ अलग ही तस्वीर नजर आ रही है। चुनावी रैलियों में लाखों की भीड़ बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर इकट्ठा हो रही है। और तो और खुद नेता भी बिना मास्क के सभाओं में दिखाई दे रहा है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों के दौरान कोरोना नियमों की जमकर अनदेखी की जा रही है। चुनाव प्रचार पर अदालत ने संज्ञान लिया है। पश्चिम बंगाल समेत कई प्रदेशों में चल रहे चुनाव प्रचार के दौरान मास्क पहनने को अनिवार्य किए जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। केंद्र और चुनाव आयोग से प्रचार के दौरान मास्क को अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा गया है। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट बेहद सख्त है। गाड़ी में अकेला आदमी भी मास्क पहने, इस तरह के आदेश सामने आ रहे हैं। अदालत के चुनावी रैलियों में हो रही अनदेखी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। सवाल है कि क्या रैलियों में मास्क का इस्तेमाल होगा या नहीं, और इन रैलियों से कितना संक्रमण बढ़ने का खतरा है। ऐसे में यही कहा जा सकता है, कोरोना की मार, सावधानी से करो प्रचार। इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना के कहर के बीच दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब। नेता बिना मास्क लगाए चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं? क्या चुनाव के दौरान भीड़ में नहीं फैलेगा कोरोना? 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इस बीच जमकर पार्टी नेता रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। इस पर रोक क्यों नहीं लग रही? दिल्ली हाईकोर्ट में लगी याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। 17 मार्च को यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने एक याचिका लगाई। कोर्ट ने 22 मार्च को नोटिस जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग को जवाब दायर करने का आदेश दिया। 30 अप्रैल के पहले जवाब मांगा गया। 23 मार्च को केंद्र सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की। एक तरफ आम जनता से मास्क नहीं लगाने पर पुलिस जुर्माना वसूल कर रही है, तो दूसरी तरफ 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन देखने को मिल रहा है। न मास्क और न ही सोशल डिस्टेंसिंग। आखिर क्यों इस बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो स्थितियां और भी विकराल हो सकती हैं। बावजूद इसकी इतनी कोताही क्यों बरती जा रही है? कहीं सावधानियां हैं तो कहीं लापरवाही बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से गाइडलाइन को देखा जाए तो कई जगहों पर खुलकर धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है। और ऐसे में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी अब जो है माहौल गरमाने लगा है। इसको लेकर भी कई सवालिया निशान लगते दिखाई दे रहे हैं कि आखिर कोरोना क्या इन 5 राज्यों में नहीं फैल रहा है, जहाँ पर बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी नेता रैलियाँ करते दिखाई दे रहे हैं, वो भी बिना मास्क के। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं राघवेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ रहेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। धैर्यवर्धन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर बाद और बात करते हुए चर्चा आगे बढ़ाएंगे। राघवेंद्र जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जिस तरह से कोरोना महामारी को लेकर बात की जाए तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। पूरे देश में 24 घंटे का जो रिकॉर्ड सामने आया है वो है 1,26,000 पॉजिटिव मरीजों का, जिसने सबको चौंका दिया है। सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं, लोगों में खौफ पैदा हो गया है। लेकिन जिस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में रैलियां, सभाओं को लेकर सवालिया निशान लग रहे हैं कि क्या यहां पर कोरोना की दस्तक नहीं, क्या यहां कोरोना नहीं आएगा? वो भी बिना मास्क के सारे कार्यक्रम होते यहां पर दिखाई दिए जा रहे हैं। किस तरह देखें इन बातों को? देखिए, दरअसल ये 5 है, ये कोरोना जी। अभी हमको बड़ी रिपोर्ट, अगर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में करो तो जिन 5 राज्यों में वहां कल तो जिम्मेदार हैं जी, लेकिन जो हाईकोर्ट रहे हैं, मुझे बहुत देर
हाईकोर्ट ने बता दो, फिर बात की डिबेट है तो मोटो संज्ञान लिया। ये अगर पहले क्या उसको ध्यान लगा। चुनाव का पूरा हाथी निकल जाता है, जी बची उसकी दिन बाद चुनाव संपन्न हो जाएंगे, नुकसान अब हो चुका है। और सरकारों की बात है, पार्टियों की बात, मेरा मानना है कि वो जिम्मेदार होंगी इस कोरोना, ये जो दिनों बाद में और लाखों में 1,26,000 जी और ये पिछले पीक से था। और अभी हमने और जी राघवेंद्र जी, यहाँ पर मैं रोकूंगा, आपकी आवाज़ सही तरीके से हमको नहीं मिल पा रही है, तकनीकी समस्या, तब तक उसको सही करते हैं, जब तक मैं रुक करूंगा दुर्गेश जी का। दुर्गेश जी, जिस तरह से परिस्थितियां देखा जाए देश में लगातार बिगड़ती दिखाई दे रही हैं, कुछ राज्य तो ऐसे हैं यहाँ पर संक्रमित मरीजों का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है और यहाँ पर गंभीर अवस्था बनती दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे में 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है, गाइडलाइन की अनदेखी की जा रही है, पुरजोर तरीके से धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं जो नियम है, कायदे कानून कोरोना को लेकर, क्या कहेंगे इसलिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि जो हो रहा है वो गलत है। चौतरफा पर चर्चा है, जनमानस में इस बात पे सोच है कि आखिर चुनावी क्षेत्र किसी तरह की सख्ती और बंदी क्यों नहीं हो रही। जी होना चाहिए, कायदे कानून ये बनाएगी, जैसे अभी इसमें कहेंगे कि लॉकडाउन सब जगह, समूह में लॉकडाउन नहीं, चुनाव की तारीख है जी ठीक है, उसमें नियम बनाना चाहिए। और जिस तरीके से एक अलग किया गया है कि दमोह में लॉकडाउन, जी ये सरकार के कार्य को बताती है कि सरकार किस तरीके से कार्य कर रही जी है। इससे भ्रम होता है, इससे दिक्कत होती है, लोगों के मानसिक रूप से एक अलग वातावरण निर्मित होता है। और जो कोरोना के खिलाफ जो एक हमारा एक सुनियोजित या जो सिस्टमेटिक लड़ाई है, उस लड़ाई में कहीं ना कहीं नुकसान होता है। जी चलिए, बिल्कुल धीरवर्धन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। धीरवर्धन जी, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन को लेकर बात की जाए, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अब जवाब तलब किया है केंद्र सरकार से, निर्वाचन आयोग से, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, यहाँ पर जिस तरह से गाइडलाइन की अनदेखी की जा रही है, बिना मास्क के राजनेता खुद जिस तरह से बात की जाए, कोरोना के दौर में रैलियां करते दिखाई दे रहे हैं, जनसभाएं करते दिखाई दे रहे हैं और का भारी तादाद में लोग यहाँ पर एकत्रित भी हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर धीरवर्धन जी? देखिए, पिटिशनर जिन चीजों पर आपत्ति थी जी उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखी हैं जी और हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। जी हाईकोर्ट की अपनी चिंताएं जायज है, सरकार को किन परिस्थितियों में ये निर्णय करने पड़े हैं जी वहाँ सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी। जी हम सब जानते हैं कि सरकार या कोई भी राजनीतिक दल अपनी ओर से चुनाव नहीं चाहता है। जी चुनाव की कानूनी व्यवस्था है, जी यदि कहीं पर कार्यकाल पूरा हो गया या कोई सीट किसी कारण से रिक्त हुई है जी तो चुनाव आयोग वह नियत समय के अंतर्गत चुनाव कराता है। जी और चुनाव आयोग को यह विशिष्ट अधिकार है कि वो चाहे तो उस अवधि को क्रॉस भी कर सकते हैं, जी कुछ विलंब भी कर सकते हैं और चाहे तो उस समय सीमा में चुनाव कराए। जी क्योंकि सामान्य तौर पर 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराने की परंपरा है, जी इसलिए बंगाल समेत तमाम ऐसे चुनाव है जहाँ पर सरकार का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, वहाँ संवैधानिक संकट भी उत्पन्न हो सकता था, इसलिए चुनाव आयोग ने चुनाव कराया है। पर मुझे लग रहा है कि सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी जी और उसमें उन सब परिस्थितियों का वो हवाला देगी, तभी बहुत विस्तार से कुछ कहा जा सकेगा। चलिए, बिल्कुल धीरवर्धन जी, एक तरफ कानून की प्रक्रिया की बात आप कहते नजर आ रहा है, दूसरी तरफ कानून भी तोड़ा जा रहा है, इसको लेकर फिर मैं एक बार रुक करूंगा। क्या कहेंगे राघवेंद्र जी, जिस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि धज्जियां तोड़ती दिखाई दे रही हैं, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से जनसभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, वो भी मंच पर जब नेता इकट्ठा हो रहे हैं तो वो खुद मास्क नहीं पहने तो जनता कैसे पहनेगी, क्या कहें इसे लेकर? देखिए, इस पूरे मामले में जिनके जिम्मे, मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल जिनके जिम्मे व्यवस्था बनाने का काम है, चाहे वो सरकार के लोग हों चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हों, चुनाव के नाम पर बहुत सी जो हम चीजें देख रहे हैं, कानून टूट रहा है और आम जनता इसका शिकार हो रही है कोरोना के संक्रमण का। लेकिन राजनीतिक दलों को परहेज नहीं है, उनको भीड़ चाहिए, उनको जय जयकार के नारे चाहिए। और जैसा मैंने शुरू में कहा था पिछली बार की, ये जो 5 राज्य हैं, वहां जैसी चुनाव खत्म होंगे, मुझे लगता है ईश्वर ना करे कोरोना विस्फोट की खबरें आएंगी, वहां उनके झुंड निकलेंगे, मोहल्ले के मोहल्ले निकलेंगे कोरोना पीड़ित,
तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट ने संज्ञान लिया है जी वो संज्ञान लेने में कोर्ट ने मुझे लगता है कि देरी कर दी। जी बहुत पहले अगर होता तो शायद भीड़ कम होती, या एक सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि अब देर हो चुकी है। सभाएं कायदे में जो वर्चुअल होती है वो भी हो सकती थी। अमेरिका इंग्लैंड के इलेक्शन में ऐसा होता है, हिंदुस्तान के चुनाव में ये प्रयोग इस बार हो सकता था, लेकिन बिल्कुल मध्य प्रदेश में देखा जाए उपचुनाव में भी वर्चुअल हुई है रैलियां। जी जी, मेरा ये कहना है कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव थे, यहाँ अगर पार्टियां सिस्टम बना लेती, चुनाव आयोग कोई गाइडलाइन तय करता, तो मुझे लगता है कि वो कोरोना के चलते जो भारी भीड़ हम देखते हैं कि 2 लाख की भीड़, 3 लाख की, 5 लाख की, शायद ये भीड़ देखने को नहीं मिलती। इससे खर्च भी कम होता और कोरोना संक्रमण का खतरा भी घट जाता। मुझे लगता है कि चूक तो हो गई है। अब जैसे कहा होता है ना कि लकीर पीट रहे हैं। जी बिल्कुल लकीर पीट रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से जवाब मांगा है निर्वाचन आयोग से, केंद्र सरकार से क्या जवाब आएगा इसका सभी को इंतजार रहेगा। दुर्गेश जी क्या कहेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी लगातार पैर पसार रही है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में मौत का गिराफ भी ऊपर उछलता दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह से गाइडलाइन की बात की जाए, लगातार पालन करने को लेकर, सख्ती बरतने को लेकर बात सामने आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि न चाहते हुए हमें लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ रहा है, कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस लेकर? जी भाई, मैं राघवेंद्र जी की बात का पूरा समर्थन करता हूँ। ये चुनाव आयोग ने जो भी निर्णय या न्यायपालिका ने जो भी आदेश जारी करा है उसमें भी हम थोड़ा सा विलंब हो गया है। यदि चुनाव आयोग चाहता तो जिस तरीके की रैलियां या जिस तरीके का वातावरण हमें देखने का मिला है वो नहीं होता। और चुनाव आयोग ही क्यों, प्रशासन में बैठे हर व्यक्ति की जवाबदेही होती है कि आपकी सरकार है और आप वहां पर जो कानून व्यवस्था है, आज हो सकता है कि आप चुने जाओ या नहीं चुने जाओ, कल आप चुनकर भी वापस सत्ता में आते हो, तो आपको ही तो पूरी संभालना है, सारी प्रतिक्रियाएं देखना है। फिर नैतिकता तो दूसरे दलों की भी बनती है और मैं भी अपनी पार्टी की भी कहता हूँ, निश्चित हमारा भी ये जवाबदेही है कि हम इस चीज पे ध्यान रखें, पर मजबूरी है जब एक दल ऐसा करता है तो दूसरा दल उसकी होड़ में इस तरह के काम करता है, पर इस पर प्रशासन में बैठे हुए व्यक्तियों को रोक लगाना चाहिए। तो जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन मतलब कोरोना के लिए एक अपन कहे कि माध्यम जरूर बन गया है रोकने का, पर ये हल नहीं है। और ये बात 1 साल पहले भी हम सबने इस बात पर चर्चा की कि लॉकडाउन हल नहीं होता, पर दुर्भाग्य है कि 1 वर्ष बीतने के बाद भी मेरे देश की सरकार ने, मेरे प्रदेश की सरकार ने ये निर्णय आज तक तय नहीं कर पाए कि आखिर हमें इस कोरोना से लड़ना कैसे है। आखिर जब परिस्थितियां बदलती हैं तब हम जाके निर्णय लेते हैं कि आखिर हमें अब क्या करना है। देखिए हमारे यहाँ पिछले मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश के अंदर पिछले जब लॉकडाउन का दौर था तो उस समय ऑक्सीजन की कमी पड़ी। महाराष्ट्र सरकार, जो महाराष्ट्र से हमें ऑक्सीजन मिलती थी, उन्होंने कहा हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है इसलिए हम नहीं दे पाएंगे। इस बार गुजरात ने कह दिया कि हमारे यहाँ ज्यादा ऑक्सीजन की कमी है, हम आपको ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे। हम फिर वहीं आके हो गए कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। 1 वर्ष गुजर गया। शिवराज सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री के रहते हुए उन्होंने कहा कि हम 6 महीने के अंदर एक नया प्लांट लगा देंगे जिससे 200 टन हमको ऑक्सीजन हर प्रतिदिन मिलेगी। हुआ क्या, जिसको जमीन दी, आज ही मैं के अधिकारियों से इस बारे में चर्चा करी थी कि जिसको जमीन दी, 11 एकड़ जमीन आपने फैक्ट्री के लिए अलॉट कर दी, उस व्यक्ति ने या उस संस्था ने या उस इंडस्ट्री के मालिकों ने उस जमीन पे अभी तक 1 ईंट नहीं लगाए। चलिए बिल्कुल दुर्गेश जी, तो ये कुल मिलाकर ये माना जाए कि 1 साल से ज्यादा का वक्त कोरोना की लड़ाई से लड़ते लड़ते हो गया, उसी मुहाने पर खड़े होकर फिर हम आ गए उसी चौराहे पर जहां से शुरुआत हुई थी। जहां से हम वही खड़े हैं। सरकार ने किसी तरह का कोई निर्णय लिया। चलिए क्या कहेंगे धैर्यवर्धन जी, व्यवस्थाओं पर सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं, गाइडलाइन बनाने की बात तो सामने आ रही है लेकिन गाइडलाइन को खुद जिम्मेदार लोग अमल नहीं करते दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे धैर्यवर्धन जी? देखिए, मैं तो पूर्व में निवेदन किया कि चुनाव आयोग नियत समय पर चुनाव कराता है, इसलिए चाहे सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष, चुनाव में भागीदारी करना सबकी मजबूरी हो जाती है। बाकी ये प्रयास अवश्य किया जाता है कि लोग व्यक्तिगत सावधानी बरतें, लोग मास्क का प्रयोग करें, बातचीत में डिस्टेंस बनाकर के एक दूसरे से संपर्क करें। यही तो सवाल है धैर्यवर्धन जी, यही तो सवाल है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं, भीड़भाड़ वाले इलाकों से खुद को बचाएं। जनता के लिए सारे आदेश, सारे नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं धैर्यवर्धन जी, वहां ये तमाम चीजें नदारद नजर आ रही हैं। मैंने बताया कि देखिए, ये दोनों पक्षों की चिंता का विषय होता है। जी, सभी का है ये, किसी एक या 2 पक्ष के नहीं, सभी के लिए है। सरकार दिशा निर्देश
नियम कायदे जारी करती है, उनका पालन कराना भी चाहती हूँ। उसके लिए भी प्रशासन आवश्यक कदम उठाता है, पर आम जनता से भी अपेक्षा की जाती है कि वो स्वयं भी अपना बचाव करे, किसी पर डिपेंड न रहे। और जो कार्यक्रम होते हैं इस प्रकार के चुनावी, लगता है कि राजनीतिक मजबूरी अगर चुनाव वाले है तो कर ही रहेगा। अब ऐसी स्थिति में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। चलिए मैं फिर रुक करूंगा, यहाँ रोकूंगा, आपकी वैसे भी आवाज़ सही नहीं मिल रही। धीरवर्धन जी और राघवेंद्र जी क्या कहेंगे, क्योंकि जब कोरोना से लड़ाई लड़ते लड़ते 1 साल का समय से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस 1 साल में काफ़ी कुछ खोया है तो काफ़ी कुछ अनुभव भी लोगों ने पाए, और ऐसे में इस अनुभव के आधार पर कई सवालिया निशान भी लगते रहे हैं। क्योंकि नाइट कर्फ्यू की जब बात निकल कर सामने आती है या लॉकडाउन को लेकर बात सामने निकल कर आती है, क्योंकि ये कहा जाता है लॉकडाउन को लेकर अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, अर्थव्यवस्था न चरमरा, इसलिए लॉकडाउन बहुत सोच समझ कर ही लगाया जाएगा। लेकिन जनता बार बार यही सवाल कहती दिखाई देती है कि सारे कायदे कानून, सारे नियम आम जनता के लिए हैं, जिम्मेदारों के लिए नहीं। धीरवर्धन जी, अब माफ कीजिएगा, राघवेंद्र जी। जी मेरी आवाज ठीक से आई? जी राघवेंद्र जी। जी जनता के सवाल तो वाजिब हैं, लेकिन वीआईपी कम शिकार होते हैं, जनता ही ज्यादा शिकार होती है जी। इसलिए जो आम जनता है उसको अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी और सुरक्षा के साथ सवाल करने पड़ेंगे। वो ये रहा है कि हमने सारी सुरक्षा सरकार पर छोड़ रहे हैं जी। सरकार वादा करके मुकर जाएगी, लेकिन हम लोग की तो जान जाएगी ना। मेरा ये मानना है कि इस पूरे 1 साल में सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि समाज जिम्मेदार नहीं हुआ है। सरकार की लापरवाही हम सबको पता है जी। ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिलेंगे, आपको दवा नहीं मिलेगी। ये रोना हर साल का है, पूरे 1 साल में कई बार आया जी। लेकिन जिनके लोग जाते हैं इस कोरोना की शिकार में, परिवार के लोग खो देते हैं, वो परिवार अनाथ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जनता सवाल तो करे, लेकिन जनता साथ ही साथ सजग भी हो जाए जी। क्योंकि भुगतान उसी को करना है, उसी का व्यक्ति मरेगा, उसी का व्यक्ति तो एक तरह से अनाथ हो जाएगा जी। हमारा मानना है कि आप सब मिलकर, चाहे वो समाज सेवी संस्थाएं हो, चाहे वो सियासी दल हो, अब उनको निकलकर मैदान में आना चाहिए, लोगों की मदद की। जैसा पिछली बार भी लोग आए थे, कांग्रेस ने भी काम किया था, सेवा दल ने भी काम किया था, संघ ने कहा था कि वो भी काम कर रहा है, बीजेपी भी काम कर रही है। मुझे लगता है कि सरकार की, कोई भी सरकार हो, उसकी जो सीमाएं होती हैं उसके ऊपर वो नहीं जा पाती है। अब तो सरकार के पास कहने के लिए बहाना है कि अर्थव्यवस्था 0 पर आ गई है, उसके पास टैक्स नहीं आ रहा है। दुर्गेश भी मेरी बात से सहमत हो सकते हैं कि जब तक सियासी दल और समाज के लोग निकल कर नहीं आएंगे, तब तक जो गरीब संक्रमण में शिकार हो रहा है, जो लोग लाखों रुपए के बिल अस्पतालों में भुगतान के बाद भी अपने आदमी की लाश लेके घर आ रहे हैं, उनके लिए बहुत चिंता की बात है। और सरकार को तो हम कभी भी ठीक करेंगे, क्योंकि ये तो बिगड़े बाट है, जो ठीक होते होते भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। ये मौका बहुत ही गंभीर है, संजीदा है, सबको मिलकर लड़ना है। बिल्कुल, आरोप लगाए लेकिन बचाव के लिए भी मैदान में आए। बिल्कुल, सबको मिलकर लड़ना ही होगा, चाहे जनता हो, चाहे सरकार हो, या फिर प्रशासन स्तर पर बात की जाए, क्योंकि पिछली लड़ाई ने भी काफी अनुभव दिया। और इस अनुभव के बीच एक बात यह भी निकलकर सामने आई थी, जब देश एकजुटता से खड़ा हुआ था तो कहीं ना कहीं कोरोना की जो रफ्तार थी उस पर ब्रेक जरूर लगता दिखाई दिया था। राघवेंद्र जी क्या कहेंगे? दुर्गेश जी, जिस तरह से व्यवस्थाओं को लेकर बात की जाए, आपने शुरुआत चर्चा में जिस तरह से व्यवस्थाओं को लेकर कई सवालिया निशान लगाए, लेकिन लॉकडाउन की बात आती है, नाइट कर्फ्यू की बात आती है, जनता के जागरूक करने को लेकर बात आती है, एक बार फिर दूसरी लहर जिस तरह से भयावह स्थिति को लेकर संकेत देती नजर आ रही है, तो क्या लगता है कि हमने जो पहली लहर थी उसने कुछ सीखने में कहीं कमी रह गई, कोई चूक नजर आई, कोई ऐसी रणनीति नहीं बन पाई जिसको लेकर हम एक उचित कदम उठा पाते? बिल्कुल आप दुर्गेश कह रहे हैं कि जब हमने पहला लॉकडाउन या पहला हमने कोरोना का हमला देखा और उससे हम लड़े, जूझे, उसके बाद भी आज हम संभल नहीं पाए। जैसे ही थोड़ी सी सहूलियतें लगी, जैसे ही थोड़ा सा वातावरण अच्छा लगा, तो हम पुराने रास्ते पे वापस आ गए। उसके कई कारण होते, बेफिक्री भी देखने को मिली। बिल्कुल बेफिक्री देखने को मिली। उसका रीजन है कि सरकार भी बेफिक्र हो गई थी और सरकार ने भी जिस तरीके से अपना आचरण देना शुरू कर दिया था या जो मैसेज देना शुरू कर दिया था, सरकार ये बताने लगी थी कि अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों को वैक्सीनेशन कराना है और उसके बाद में सब कुछ सही हो जाना है। पर दुर्भाग्य है कि वो जो सोच या जो विचार था, वो विचार भी आज खत्म हो चुका है। आज लॉकडाउन के दौरान या आज कोरोना के दौरान कई लोग ऐसे हैं जो काल को बेहतू हो रहे हैं, जिनकी कई समस्याएं हैं, कहीं प्रशासनिक गलतियां हैं, कहीं उनकी स्वयं की गलतियां हैं,
और बिल्कुल राघवेंद्र जी सही कह रहे थे कि हर दल को, हर समाज के व्यक्ति को अब खुद आगे बढ़कर जैसे पहले संघर्ष किया था फिर से संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता सोई हुई है, सत्ता आज निरंकुश हो चुकी है, अपने आप में मदमस्त हाथी की तरह जी रही है। वो ना जनता के बारे में कुछ सोच पा रही है, ना निर्णय ले पा रही है। उसको तो सिर्फ एक ही समझ में आता है कि कैसे भी अपने सत्ता का विस्तार करो, और वो अपने विस्तारवादी नीति को लेकर विस्तार करने पे लगी है। उसके कारण हम और पूरा देश एक तरीके से अनाथ की स्थिति में है कि उसका कोई सोचने वाला नहीं है। जब किसी का कोई सोचने वाला नहीं होता तो खुद को ही लड़ना पड़ता है, खुद को। चलिए इसका जवाब मैं धीरेवर्धन जी से लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले धीरेवर्धन जी से मेरा सवाल यह है कि धीरेवर्धन जी, जिस तरह से चुनाव आयोग के नियमों के कानून की बात आप शुरुआत में कहते दिखाई दिए थे, क्योंकि आपने खुद कही ये बात कि चुनाव प्रक्रिया एक अलग कानून के तहत होती है। चुनाव आयोग ने सोच समझ के सारी रणनीति बनाई, गाइडलाइन बनाई कि कोरोना के बीच में किस तरह से 5 राज्यों में चुनाव होने, लेकिन नहीं लगता आपकी कि एक कानून को अमल में लाने के लिए हम दूसरे कानूनों को तोड़ना है? जो कोरोना को लेकर गाइडलाइनें जारी की जा रही है, उनके नियमों की अवहेलना की जा रही है, वो भी सभाओं और रैलियों के दौरान। नहीं, देखिए, मैंने बताया ना कि जो कोविड के दौरान जिस डिसिप्लिन को लागू करना चाहिए जी, वो वहाँ पर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पालन कराने का भरसक प्रयास किया जाता है जी, और लोग उसका पालन भी करते हैं जी। पर जैसा कि हमने हर स्तर पर देखा जी कि बीच में कोरोना का डर कम हो गया था, लोगों को लगने लगा था जी कि कोरोना की विदाई शायद हो रही है, तो लोग भी थोड़े से कम जागरूक हो गए थे, लोग मास्क का प्रयोग कम करने लगे थे। तो वह प्रवृत्ति देश के उन क्षेत्रों में, चाहे चुनाव हो रहा हो वहाँ, और चाहे जहाँ चुनाव नहीं हो रहा उस क्षेत्रों में भी जी। अब चूंकि कोरोना फिर से जी उस खतरनाक मार्ग पर बढ़ चला है, उसके डराने वाले फिगर्स आ रहे हैं जी, तो मुझे लग रहा है कि सभी अपने अपने स्तर पर कानून का पालन कर रहे हैं, सभी कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं जी। और इसके बावजूद भी हाईकोर्ट के जो दिशा निर्देश आएंगे, सरकार उसका पालन करेंगे। चलिए, दिशा निर्देश की बात हो रही है, कानून की बात हो रही है, कानून का अमल में लाने की बात हो रही है, तो वहीं दूसरे नियमों को तोड़ने की भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। राघवेंद्र जी, जिस तरह से बात की जा रही है, क्योंकि सवाल ये भी उठते रहे कि बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस उसको मुद्दा बनाती दिखाई दे रही है कि कोरोना की व्यवस्थाएं करने को लेकर सरकार विफल हुई है, तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उसको लेकर बीजेपी निशाना साधती दिखाई दे रही है। नहीं लगता कि इस कोरोना की महामारी की लड़ाई से राजनीति से हटकर एक अलग तरीके से कदम उठाना चाहिए? अगर विपक्ष के पास कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, तो सरकार के सामने रखने चाहिए, और सरकार को अगर लगता है कि विपक्ष से जो है सजेशन लिए जाए तो उसको लेकर भी कदम उठाना जाना चाहिए। राघवेंद्र जी, देखिए, राजनीति जो दल है वो राजनीति करेंगे जी, तो कोई शक नहीं, और हमें ऐतराज भी नहीं कि वो राजनीति ना करें, राजनीति जरूर करें, लेकिन सवाल है कि हम राजनीति से हासिल क्या कर रहे हैं जी। बिल्कुल, अभी हम जो कर रहे हैं उसका विषय ये है कि जब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया जी, जब हाईकोर्ट संज्ञान लेगा तब हमको अकल आएगी, तब हम जागेंगे, तब सरकारें जागेंगी जी, बिल्कुल प्रशासन तंत्र जागेगा। हमारा कहना यह है कि सरकारों में जो लोग हैं वो खुद जनता के नुमाइंदे हैं, क्या उनको इतनी इस बात की जानकारी या अकल नहीं है कि भाई अगर हम चुनाव में कोई काम करेंगे उसमें हजारों की भीड़ आएगी तो दिक्कत होगी और ये कोरोना का विस्फोट होगा। मध्य प्रदेश की संदर्भ में हम बात करें तो दमोह का चुनाव सामने है, बिल्कुल वहां भी जिस तरह से चीजें हो रही है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में वहां भी चुनाव होते ही आप देखिए कि जैसी जांच शुरू होंगी, जैसे लोग बीमार होकर अस्पतालों में आएंगे तो वो संख्या बहुत बड़ी होगी। मेरा सिर्फ आखिरी में इतना कहना है कि सरकार जो भी लापरवाही हो रही है हो चुकी है जी, अभी भी अगर हम जागेंगे, अस्पतालों में अगर गाइडलाइन तय कर दी जाए, एक महत्वपूर्ण सवाल है जनता के बीच में, कोई बीमार जाता है 1.25 लाख 1.5 लाख से कम का बिल शुरुआत में नहीं बनता है, क्योंकि सरकार ने सरकारी दर पर इलाज करना बंद कर दिया है। अब सरकार ये कहे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आईसीयू का एक दिन का किराया तय कर दे कि 2000 रुपए होगा, वेंटिलेशन का किराया तय कर दे कि वेंटिलेटर इतने किराए पर मिलेगा, ऑक्सीजन का अगर तय कर दे तो मुझे लगता है कि ये भी मरीजों के लिए बड़ी राहत की बात होगी। अभी एक मरीज होता है 2 लाख का बिल आता है, 1.5 लाख का बिल आता है, सरकार बकायदा हर चीज का रेट फिक्स करके उसके विज्ञापन लगा दे, अस्पतालों में उसकी रेट लिस्ट लगा दे, तो भी एक राहत की बात होगी। इस पर सबको विचार करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल जी, बिल्कुल दुर्गे जी क्या कहेंगे, क्योंकि इस पूरी लड़ाई के बीच एक कड़ी महत्वपूर्ण है, वो है वैक्सीनेशन को लेकर, और इसको भी जो है विपक्ष ने मुद्दा बनाया, आपने भी इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए, लेकिन जिस तरह से अलग अलग चरणों में चाहे एक्स फैक्टर को लेकर बात की जाए या अलग तरीके से वैक्सीनेशन करने की बात की जाए, अब तो खबर ये भी उठने लगी है कि कुछ जगहों पर जो वैक्सीन की कमी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर या अन्य बातों को लेकर जो जागरूकता की कमी है उसे लेकर क्या कहेंगे?
निश्चित जागरूकता की कमी है। जागरूकता फैलाने का काम जी शासन के साथ साथ जो समाज सेवी है, जो राज्य समाज में काम करने वाले लोग हैं, उनकी भी जवाबदेही बनती है। जी, विपक्ष की जवाबदेही नहीं है? नहीं, सबकी जवाबदेही मैंने आपको बोला ना, जी, जो समाज के अंदर काम करते हैं, जो भी दल है, जो भी सामाजिक संस्थाएं, सबकी जवाबदेही है। मेरी भी जवाबदेही है, आपकी भी है। और दुर्भाग्य ये है कि उसका सही तरीके से जो दोहन होना चाहिए सबके लोगों का, मिल बांट के जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। जी, उसका सीधा सीधा रीजन है कि जो नेतृत्व करता है उसकी जवाबदारी होती है। एक छोटे से किस्सा है, मैं बता दूं आपको। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ और हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने निर्णय लिया कि हिंदुस्तान को 2 भाग में बांटना है, तो सबसे पहले यदि उन्होंने किसी से मदद मांगी थी तो वो था आरएसएस। जी, आरएसएस के गोलवलकर जी के पास में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया था केंद्र की तरफ से एक प्रतिनिधि के रूप में कि आप आपके नेता से बात करके देश के अंदर वातावरण किसी तरह ना खराब हो, उसके लिए संघ को अपने हमारे साथ लेके आए। तो ऐसे उदाहरण एक नहीं अनेक है। जी, जब जरूरत पड़ी तो अटल बिहारी वाजपेयी को देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए सत्ता में भेजा, विपक्ष में थे। पर आज स्थिति है कि विपक्ष हो या समाज में बैठे हुआ कोई सा भी सामाजिक संस्था हो, उसको गौण मान लिया गया है, उसको कुछ समझा नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ मैं, मेरी संस्था और मेरे लोग, ये जो सोच बन गई है देश के अंदर सत्ता में बैठे हुए लोगों की, जिस प्रांत में जो भी सत्ता में बैठे हैं, यदि वो इस सोच के साथ में काम करेंगे, वो दूसरे दल को, दूसरे साथियों को, दूसरे संस्थाओं को यदि सम्मान नहीं देंगे तो ऐसी परिस्थिति। चलिए बिल्कुल, वक्त कम है दुर्गा जी। एक जी दुर्गा जी, वक्त कम है, धैर्यवर्धन जी का रुख करूंगा। धैर्यवर्धन जी, जिस तरह से गाइडलाइन को लेकर बात की जाए, क्योंकि अब तो सख्ती भी पुरजोर तरीके से अपनाई जाने लगी है, चाहे आम जनता हो या दूसरे लोग हो, क्योंकि जगह जगह पर चेकिंग पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं। और अगर मास्क ना पहनने वाले लोगों का वहां से गुजर होता है तो पहले तो उनको हिदायत दी जाती है, नहीं हो तो जुर्माना भी काटा जा रहा है। लेकिन कई जगहों पर स्थिति ऐसी है कि जो जिम्मेदारियां दी गई उनका निर्वहन सही तरीके से नहीं हो रहा, बावजूद इसके लोग जो है अपनी हठधर्मी नहीं छोड़ने को तैयार है। क्या कहेंगे धैर्यवर्धन जी? मैंने बताया कि ये लोकतंत्र है, यहाँ कानून का डंडा भी बेरहमी से नहीं चलाया जा सकता है। संघर्ष के साथ साथ ऐसा दंड का प्रावधान होता है कि जो लोगों को दंडित करे, दंड स्वीकारने के साथ साथ उनको प्रेरणा दे और समझाइश दे, वह प्रशासन अपने स्तर पर कर रहा है। बाकी तो लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए कि वो स्वयं को और अपने परिवार को खतरे में न डालें। और मुझे लग रहा है कि केवल चुनाव ही नहीं, अन्य प्रकार के जो सामाजिक आयोजन होते हैं उसमें भी लोग अभी भी वैसे ही बुलाना चाहते हैं लोगों को जैसा वो सामान्य कालखंड में अपने इर्द गिर्द के आयोजनों में लोगों को बुलाते रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि परिवेश में हर व्यक्ति को इस समय थोड़ा सा नियंत्रण अपने ऊपर लागू करना चाहिए, ताकि हम अपने परिवार के लिए, चलिए बिल्कुल, खुद के लिए, अपनों के लिए, अपनों के लिए बिल्कुल, और जागरूकता बेहद जरूरी है। दुर्गे जी, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, क्योंकि घूम फिर कर बात यहीं पर आकर रुक जाती है कि जागरूकता की कमी। एक छोटी सी बात क्या कहेंगे विपक्ष होने के नाते? बिल्कुल, जागरूकता के लिए सबको आपको काम करना पड़ेगा। और ये दुर्भाग्य है कि हम 1 साल में भी लोगों को जागरूक नहीं कर पाए और उसके कारण आज ये परिस्थितियां निर्मित है। तो आइए फिर एकजुट होकर आगे बढ़े, बिल्कुल मिलकर हाथ बढ़ाएं, और निश्चित इसमें पहल उसको करनी पड़ेगी जो नेतृत्व करेगा। केवल नेतृत्व विहीन यदि मामला रहेगा तो उसमें कुछ नहीं होगा। जो नेतृत्व कर रहा है उसी को आगे नेतृत्व के लिए आना पड़ेगा। चलिए बिल्कुल, राघवेंद्र जी क्या कहेंगे? राजनीतिक परिदृश्य भी आप लगातार देख रहे हैं इस कोरोना को लेकर, और जो अलग अलग खबरें निकल कर सारी हैं उनकी समीक्षाएं भी लगातार आप करते दिखाई दे रहा है, और ऐसे में अंतिम शब्द में क्या कुछ कहेंगे आप? छोटी सी प्रतिक्रिया। देखिए, कोरोना के लिए तो नेगेटिव होना जरूरी है जी, लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए सबको पॉजिटिव होना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बेहतर बात कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता शर्मा जी बात कर रहे हैं, हम सब पॉजिटिव हैं। इसलिए आप मान लीजिए कि अगर हम सब पॉजिटिव हैं तो कोरोना को नेगेटिव होना ही पड़ेगा, और ये स्थिति और मजबूत हो ताकि कोरोना से लोग नेगेटिव हो जाए। ये मेरी आखिरी बात। चलिए बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है राघवेंद्र जी की, जिस तरह से कोरोना नेगेटिव आ रहा है उसके नेगेटिव माहौल बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है, और पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इस पॉजिटिविटी को नेगेटिव में बदलने के लिए खुद को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तीनों ही मेहमान, राघवेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। दुर्गेश शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और धैर्यवर्धन शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह बात की जाए, कोविड-19 लगातार अपना प्रकोप दिखाता यहाँ पर नजर आ रहा है। कई राज्य धीरे धीरे करके इसकी चपेट में आ
चुके हैं। और जो चौंकाने वाले आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं पूरे देश से, वो ये है कि पिछले 24 घंटे में 1,26,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज जो है पूरे देश भर में पाए गए। लेकिन हालांकि जिस तरह से हाईकोर्ट की बात की जाए तो वहां एक याचिका लगाई गई, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इन चुनावों में कहीं ना कहीं कोविड-19 गाइडलाइन की अनदेखी होती दिखाई दी, बिना मास्क के प्रचार होता दिखाई दिया, जनसभाएं होती दिखाई दी और रैलियां भी यहां पर होती दिखाई दी। इसको लेकर याचिका लगाई गई। अब इस याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट की इस सख्ती के बाद आगामी दिनों में क्या कुछ माहौल बनता दिखाई देता है। और बार बार यही कहा जा रहा है कि कोविड की इस लड़ाई को अगर जीतना है, इसकी कड़ी को कमजोर करना है, गाइडलाइन का जो है बदस्तूर तरीके से पालन किया जाए, मास्क पहने, हाथ बार बार धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें या साबुन से बार बार हाथ धोएं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से खुद को बचाएं और प्रशासनिक स्तर पर जो भी नियम, जो भी गाइडलाइन बनाई जा रही है उसका पालन करें। फिलहाल बात मुद्दे की में इतना ही। ताज़ा अपडेट्स और बाकी खबरों के लिए बने रहिए।